अच्छा, इसमें ये है कि देखिए नंबर्स जो है ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आपकी नंबर राइटिंग। और जो नर्सरी ले रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि 9 के बाद जब आपने 10 लिखना है, या 19 के बाद 20, या बिफोर या आफ्टर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। उसके बाद इवन एंड ऑड का एक कॉन्सेप्ट मैंने देना है वो इसके थ्रू, और इसी के थ्रू आप क्वांटिटी का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप डॉट टू डॉट राइटिंग कराते हैं ना, प्ले ग्रुप में आप डॉट टू डॉट करवाते हैं। अच्छा, इसमें भी आपने देखा होगा अक्सर। अच्छा, आप लोग कंप्लीट कर लो बात, फिर मुझे मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, डॉट टू डॉट कॉन्सेप्ट का क्या प्रॉब्लम है कि बच्चा जब राइटिंग कर रहा है ना, इसमें थोड़ा सा आपको फोकस ये करना पड़ेगा कि जब आपने राइटिंग, बिफोर राइटिंग में हम नॉर्मली मेटल इंस्टेप्स यूज़ करते हैं, उसमें वो फ्रेम सा बना होता है, उसके अंदर से मतलब नहीं, कलरिंग, उसके अंदर फ्रेम्स बने हुए होते हैं ना, शेप्स के फ्रेम्स बने होते हैं, वो फ्रेम रख के उसके अंदर बच्चे की कलरिंग करवाते हैं। और इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए आपने बच्चों से कहना है क्योंकि वी हैव टू ज्वाइन डॉट टू डॉट, ठीक है ना। और उस वक्त आप कहेंगे ओके आई हैव टू ज्वाइन दिस डॉट टू दिस वन तो सो डॉट टू डॉट। ओ सॉरी, मैंने सिर्फ एक दफ़ा ये बच्चों के साथ किया था। सॉरी नंबर 1। अच्छा, 1 आपने यहाँ पे बना दिया कि 1 का तो शेप इतना प्यारा तो यहाँ तो गंदा हो गया, सो आई हैव टू ज्वाइन देम अगेन डॉट टू डॉट। ओ सॉरी, अब ये सॉरी मैंने जब बोला तो क्या इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा बच्चे के ऊपर कि मैंने इसको गंदा किया था, तो वरना अदरवाइज़ आपको पता है कि बच्चा जब नंबर लिख रहा होता है तो ये उसका पोजीशन होती है, क्योंकि वो कंसंट्रेट, असल में वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा होता ना, फोकस नहीं होता, या उसकी जो वो है पेंसिल ग्रिप का इशू आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपने जब राइटिंग के लिए चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, नंबर है, जो भी आपने ये कॉन्सेप्ट डॉट टू लेट्स ज्वाइन डॉट टू डॉट एंड स्टॉप, क्योंकि अक्सर बच्चे करते हैं तो उनको स्टॉप का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट ज़रूर देना है। जब बच्चे डॉट्स पे प्रैक्टिस करें तो उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम ये वाले डॉट्स लगाते हैं। ठीक है, कि 0 है तो 0 के लिए उसने ये 2 डॉट्स से बच्चे ने 0 बना दिए, ठीक है ना। 1 है तो इनको दोनों को ज्वाइन किया। 2 है तो उसके लिए आप नॉर्मली लैंग्वेज यूज़ करते हो कि गो राउंड एंड स्टॉप, स्लैंट लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन, ठीक है। 3 के लिए गो राउंड एंड राउंड, 4 के लिए कम डाउन, गो स्ट्रेट एंड कट द लाइन, 5 के लिए गो बैक, कम डाउन एंड मेक अ टमी, 6 के लिए गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड स्टॉप, मेक अ स्लीपिंग लाइन एंड अ स्लैंट लाइन। 8 हमेशा मिड से शुरू करें, ठीक है, 3 डॉट्स डालें, मिड से शुरू करें। यहाँ से आपने मेक अ सर्कल, टच द डॉट, मेक अ सर्कल, टच द डॉट, ठीक है। 9 के लिए मेक खर्व, देन गो अप, कम डाउन एंड स्टॉप। ये आपकी 0 से 9 तक काउंटिंग। इसकी प्रैक्टिस फिर ऑब्वियसली जब बच्चे की सही 0 to 9 प्रैक्टिस हो जाती है फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम ये आता है कि अब मैंने नॉर्मली ऐसा कराया था कि जब मैंने 0 to 9 करा लिया तो अब मुझे नेक्स्ट लेकर जाना है 10 तक। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ओके जी 0 और 1 की पूरी स्टोरी मैंने एक दफ़ा कराई थी, तो उससे मुझे काफ़ी मतलब बच्चों का ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था कि 0 to 9 आपने जो है वो नंबर लिखवा दिया। आपने कहा जी हर नंबर जो अपने अपने ब्लॉक में रहता था और ये अकेले खेल खेल के बोर हो गए। तो 1 और 0 ने क्या डिसाइड किया कि लेट्स प्ले टुगेदर, हम इकट्ठे खेलते हैं और नेक्स्ट स्ट्रीट में चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। तो 1 ने जैसे ही डिस्कशन पूरी 1 जंप करके आगे चला गया, ठीक है, और फिर नेक्स्ट ब्लॉक में 0 आ गया, ठीक है। तो बच्चे आपसे पूछते हैं, मुझसे ये पूछा था कि 0 पहले 0 क्यों नहीं गया, तो मेरे माइंड में उस वक्त आ गया, मैंने कहा वो 0 ज़रा हेल्दी है ना, तो उसके लिए जंप करना ईजी नहीं था। 1 स्किनी है, वो जंप करके जल्दी चला गया, तो ये ऑन द स्पॉट मुझे जहन में आ गया, तो मैंने बता दिया, वरना बच्चों का तो क्वेश्चन जेन्युइन था ना कि पहले 0 क्यों नहीं गया। तो फिर मैंने ये बताया कि 1 और 0 ने फिर खेला, तो इसको सबने 10 कहना शुरू कर दिया। तो ये 10, अब 10 ने सोचा मैं अपनी फैमिली बनाता हूँ, तो फिर 1 ने 1 के साथ खेला। अब 1 ने 1 के साथ कैसे खेला ये भी क्वेश्चन बच्चा करेगा आपसे। तो मैंने कहा था वो मिरर में, जब 0 के साथ खेल के वो तंग हो गया तो उसने कहा मैं खुद ही खेल लेता हूँ, वो शीशे में खड़े होकर खेलता रहा। सो 1 and 1 जब इकट्ठे हुए तो ये 10 की फैमिली, अभी 10 and 1 makes 11। फिर 1 के साथ 2 आया, 1 and 2, ठीक है ना। तो 10 and 2 ये 10 की फैमिली है। अब आपने बताया कि ये जो 1 नहीं है, अब ये 10 है, 10 and 2 makes 12, फिर 10 and 3 makes 13, फिर 4 आ गया, फिर 10 and 4 makes 14। ये अब आप कॉन्सेप्ट देते जा रहे, फिर 10 and 5, ये आप बता रहे कि जी अब 1 by 1 सारे जंप करते हुए आए, ठीक है। और जब ये पहुंच जाएगा यहाँ तक 10 and 6 makes 16, 10 and 7 makes 17, 10 and 8 कहाँ से शुरू होगा, मैंने बताया था ना कि मिड से शुरू करेंगे आप, ठीक है। और 10 and 9 makes 19। अब ये है कि जब यहाँ पे आएगा तो वेरी नेक्स्ट आप कहेंगे कि अब जो है 2 ने देखा, उन्होंने तो 1 ने तो खूब एंजॉय किया, उसने तो अपनी पूरी फैमिली बना दी है, तो क्यों ना अब मैं अपनी फैमिली बनाऊँ। देन 2 ने क्या किया, जंप किया नेक्स्ट ब्लॉक में और फिर ये 2 की फैमिली से शुरू होगी, ठीक है। तो अब ये आपकी क्या ये स्टोरी क्या आपको हेल्प करेगी
जब आपका बच्चा 29 पे पहुंचेगा ना, ऑटोमेटिकली वो आप नहीं बताएंगे उसको, वो आपको बताएगा कि अब 3 की फैमिली स्टार्ट हो जाएगी। 39 होगा तो वो बताएगा 4। ये एक्टिविटी मैंने अपनी एक वर्कशॉप में कराई थी, वो 5 डेज़ की वर्कशॉप थी। तो वहाँ पर हमारे ऑब्वियसली एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि मैंने ना जाके ये इम्प्लीमेंट किया। आप यकीन करेंगे कि मेरे बच्चे भी 20 तक नहीं लिख सकते थे, लेकिन उनको 1 to 10 आपको सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करवानी है। 1 to 9 का कॉन्सेप्ट राइटिंग उनकी ठीक थी, तो यकीन करेंगे मिस फौजिया 69-70 तक बच्चों ने लिख लिया था, सिर्फ किस बेस पे कि एक ही कॉन्सेप्ट की बेस पे। और जब ये चीज़ आप कराते हैं तो आपका बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। बच्चा हमेशा 20 से बिफोर पे कंफ्यूज होता है, 29 से बिफोर 30 से बिफोर पे कंफ्यूज होता है, ये 29 के बाद क्या आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये हेल्प करेगा आपको, ये आपको नंबर फैमिलीज़ के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इस तरह से जब व्हाट कम्स आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट है तो आप नंबर ये हाथों में दे सकते हैं। प्रैक्टिकल मैं नहीं कराऊंगी, टाइम लग जाएगा। ये इसकी एक वीडियो बनी हुई मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ये आप सारे बच्चों के हाथों में फ्लैश कर दे सकते हैं और फिर कॉन्सेप्ट देंगे व्हाट कम्स आफ्टर 0, व्हाट कम्स आफ्टर, यानी कि जो आफ्टर बिफोर बिटवीन का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्बल लैंग्वेज में लिसनिंग में जितना ज़्यादा बच्चों में जाएगा तब कहीं जाके आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम करवाने के बाद फ़ौरन कहते हैं इसके अब आफ्टर लिखते हैं, लेकिन आफ्टर का कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं करते, ना हमने ज़्यादा वर्ड यूज़ किया होता है, ना हम बिफोर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर 0, व्हाट कम्स आफ्टर 1, व्हाट कम्स आफ्टर 2, बच्चा बता व्हाट कम्स आफ्टर 1 2, व्हाट कम्स आफ्टर 2 3, व्हाट कम्स, अभी आफ्टर सुन रहा है, ठीक है। और ये आप हाथों में पकड़ाते तो बच्चे के साथ एक्ट करते जाएँ। उसके बाद यही चीज़ आप बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर 9, व्हाट कम्स बिफोर 8। पहले रिटन पे लाने से पहले प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा। ये मैंने प्रैक्टिकली करवा के देखे, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती बिफोर आफ्टर में। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज में सुन चुके हैं कि आफ्टर क्या है बिफोर क्या। अदरवाइज़ हमारा डिफरेंस हम जब नहीं कर पाते ना कि बिफोर और आफ्टर का बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता तो फिर वो कैसे हमें बताएगा, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे इस लैंग्वेज में आपने ज़रूर यूज़ करना है आफ्टर आफ्टर आफ्टर, बिफोर 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 बिफोर, ठीक है। और बिटवीन व्हाट कम्स, अब यहाँ पे आपने रेस कर दिया विच नंबर वॉज देयर बिटवीन 1 and 3। और जब बच्चों के हाथों में हो तो एक बच्चे को स्किप कर दें बीच में से, विच नंबर वॉज देयर बिटवीन नंबर 5 and 7, या विच नंबर वॉज देयर आफ्टर नंबर 5। जी सर, ये अटेंडेंस है, उनको पॉइंट लगा दिया डेजिग्नेशन के साथ। और यहाँ पर क्या है कि यही इरेज करके या जिस नंबर मैंने आपको कहा एक्टिविटी बच्चों को करवाएंगे, वहाँ पे आप बच्चों को बीच में से गुम करके व्हाट वॉज देयर आफ्टर नंबर 5, व्हाट वॉज देयर बिफोर नंबर 3। तो ये जंबल अब प्रैक्टिस वर्बली जितनी आप करवाएंगे आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग हो, ये याद रखिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप ऐसे ही समझा पाएंगे आफ्टर बिफोर बच्चा समझ लेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट, राइटिंग का कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड काउंटिंग, यही फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 9 10 9 8 7, ये भी आप बच्चों को फ्लैश कर खड़ा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, फॉरवर्ड काउंटिंग जो है वो आपके आफ्टर के लिए यूज़ होती है, बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो आपके बिफोर के लिए यूज़ होती है, ऐसा ही है ना। लेकिन उसको हम प्रैक्टिस में नहीं करवाते ना। प्रैक्टिस में आप करवाएंगे तो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है तो पूछ लें। और ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ना, ये मैं आपसे शेयर कर लूँगी, लेकिन प्रैक्टिस एक दफ़ा इस पर ज़रूर करवाइएगा अगर आप राइटिंग परफेक्ट चाहते हैं तो। डन। अच्छा, इसके बाद जो है वो यही नंबर्स जो है ये विद क्वांटिटी जब हमने करना हो तो पीछे रख लें। अब एक तो ये है कि वैसे ये वाला मटेरियल है कार्ड्स एंड काउंटर, ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ऑड एंड इवन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको मैं ओवरऑल बता रही हूँ, आपने 1 रखा तो बच्चे से आपने कहा 1 के साथ 1 नंबर रखें, ठीक है। 2 रखा, 2 के साथ आप कह सकते हैं 2 रखें। 3 के साथ 1 2 3। अभी ये बेसिक आप क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा मैं जिस तरह रख रही हूँ ना, ये आपको ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट भी देगा, ठीक है। 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे, वरना आपकी क्लाइंट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। 4 के साथ 4 काउंटर्स, इनको काउंटर्स कहते हैं, ठीक है। रखना ऐसे ही है पेयरिंग करके। 5 के साथ 5 काउंटर्स, ये क्लोज है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देख लो, ये
6 के साथ 6 काउंटर्स, 7 के साथ 7 काउंटर्स, 5 6 7 8 के साथ 8 काउंटर्स। और हर दफ़ा अगर आप ये काउंटर्स बनाने के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप बटन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर बटन्स नहीं भी यूज़ कर सकते, चार्ट पेपर्स के सर्कल्स बना दें, वो भी नहीं यूज़ कर सकते तो बॉटल के टॉप्स जमा कर दें, फ्लैश कार्ड थोड़े से बड़े बना लें, ठीक है। 1 2 और हर दफ़ा काउंट करे बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर 1 मुझे कम लग रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी ये कम है, इसको मैं उठा देती हूँ फॉर। अच्छा जी, अब ये कि अब हमने कॉन्सेप्ट क्या देना, मुझे पेन देंगे प्लीज़। एक तो ये कि नंबर विद क्वांटिटी 1 है तो 1 कितने होते हैं, 2 है तो 2 कितने होते हैं। अब जो नेक्स्ट है, हमने उनको कॉन्सेप्ट देना है कि ऑड एंड इवन नंबर का। असल में ये कार्ड्स एंड काउंटर ऑड एंड इवन नंबर के लिए यूज़ होते हैं। तो अब ये कि आपने बताना है कि ये क्लोज़ है, ठीक है, इसको हम सिंगल है, ये क्लोज़ है, ये रास्ता ओपन है, ठीक है, ये ओपन है ना, तो आप साथ ही नंबर 2 को ऊपर ले जाएंगे। कैन वी पास इट? नो, वाई? इट्स क्लोज्ड, ठीक है ना, ये क्लोज है और ये हम इसको पास कर सकते हैं। कैन वी पास इट? नो। कैन वी पास थ्रू इट? यस। कैन वी पास दिस? नो। वी कैन पास दिस? ग्रेट। कैन वी पास दिस? नो। और ये 10 होगा तो हो जाएगा। अच्छा, ये अब क्या है कि वो नंबर, एक तो ये कि जो पेयरिंग में है, जिसकी पेयरिंग नहीं है, वो नंबर जो टॉप पे दे ऑल आर इवन नंबर, और जो नीचे रह गया वो ऑड नंबर है, ठीक है। जिसकी, इसकी 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। जिसकी पेयरिंग है वो इवन है, जिसकी पेयरिंग सिंगल रह गया वो ऑड है। तीसरा क्या है कि जिसके थ्रू आप जिसके मिड में स्पेस और आप गुजर सकते हैं वो इवन है, जो क्लोज है यानी कि जो ओपन है वो इवन है, जो क्लोज है वो ऑड है, ठीक है। तो ये आप इसे बच्चों को ये एक्टिविटी के थ्रू कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और ये आप फ्लैश कार्ड्स जो है आप खुद बना सकते हैं, नंबर कार्ड्स, ठीक है, आप खुद पेस्टिंग करके बना सकते हैं। ये आपके नंबर्स लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे पड़े हैं, इन्हीं को कार्ड्स के ऊपर पेस्ट कर दें सिंपली, और उसके बटन्स रख दें या चार्ट पेपर्स के सर्कल्स काट दें। तो ये ऑड एंड इवन, और यही चीज़ आपके प्लस और माइनस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 3 प्लस का साइन अगर यहाँ पे आप लगाते 4 + 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 रखेंगे, यहाँ पे आप 3 रखेंगे, ठीक है। देन यू हैव टू पुट देम ऑल टुगेदर और काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सो द आंसर इज 7, ठीक है। माइनस के लिए भी यही है, 7 माइनस फॉर एग्जांपल 4 है, तो आपने यहाँ पर 7 रखे, 1 2 3 4 5 6 7, और आपने 4 टेक अवे है, टेक अवे किया तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 3। तो ये आंसर है। यानी कि ट्राई टू यूज़ द मटीरियल फॉर दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसी तरह से आपका 2 का टेबल हो सकता है आराम से। आपने टेबल ऑफ 2 कराना है तो 2 1 is 2, 2 टाइम 1 है ना, 2 टाइम 2 is 4, 1 2 2, एक 2 है, दूसरा 2 है और ये तीसरा 2 है, 3 टाइम 2 is 6। यही काउंटर्स आप 2 के टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम 2 is 2, 2 टाइम्स 2 is 4, 3 टाइम्स 2 is 6। समझ आ रही है? 4 टाइम 2 is 8। ट्राई टू यूज़ द मटीरियल, बिकॉज ये जो है ना, ये आपके बच्चे का लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेगा। क्लियर? सवाल कोई? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, और कोई चीज़ पूछनी हो आपने मैथ्स के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग प्ले ग्रुप नर्सरी केजी में? बेसिक तो यही होते हैं ना। और स्टूडेंट्स होते हैं उनको ना मतलब प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब उनको ना वर्ड्स की पहचान नहीं होती, राइटिंग में देखो सही होता है, तो फिर इसलिए क्या करना चाहिए? लेटर्स की जैसे होती है, मैं लेकर आई हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नंबर्स भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप वो भी रख सकते हैं। मैं भी आपको ही बुला लेती हूँ, ठहरे। मैम उसके अलावा अगर हम लोग मतलब कि प्रैक्टिस करवा लें लर्निंग की, स्टूडेंट्स को मतलब कि याद करवा लें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब कि लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब कि दोबारा वो याद कर स्पेलिंग्स या क्या चीज़? मैं स्पेलिंग भी मैं आपको बता,
आप साउंड्स करेंगे ना फिर नहीं प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। इसकी 2 वो फ्लिपर्स उठाएं, ये जो मक्खी जिससे मारते हैं। चलें आपकी गेम करा देती हूँ। रिकग्निशन क्या है, आप ही आए, आप आए, आपके साथ एक और आ जाए कोई। अब ये क्या है, ये अभी ये मैं वो गेम कराने लगी हूँ कि जिसमें आपने जो नंबर टीचर बोलेंगी उसको जो पहले हिट करेगा ही इज़ गोइंग टू बी द विनर। ठीक है, अब इसमें आप ये कर सकते हैं, एक वो जिसको सारी रिकग्निशन है, एक वो जिसको रिकग्निशन नहीं है, दोनों को बुला लेते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट वन हिट करेगा वो सेकंड जिसको नहीं आती उसने हिट करना ही करना है। आ जाए एक और कोई, आ जाए, आ जाए बेटा। अब यहाँ पर जो है मैं आपसे कहती हूँ कि ओके यू हैव टू हिट द नंबर, जो पहले हिट करेगा ना वो विनर है। ठीक है, सो यू हैव टू हिट द नंबर, गेट सेट गो, रेडी रहे दोनों। हिट द नंबर 8, अब पहले, ठीक है ना, अब वो विनर होगी। तो अब लेकिन ये है कि आपको कंफर्मेशन होगी कि दोनों को रिकग्निशन है। ठीक है, दोनों राइट टाइम पे थे। हिट द नंबर 7, चले, हिट द नंबर 5, हिट द नंबर 3, हिट द नंबर 9, हिट द नंबर 4, हिट द नंबर 2, 6। अब यहाँ पे ये क्या वर्क कर रहा है, इस वक्त इनका ब्रेन वर्क कर रहा है। ठीक है, ब्रेन काम कर रहे हैं, तो ब्रेन को फास्ट करना है अपने बच्चों के। ठीक है, 7, 9, 6, 4, 5, 8, 3, 7, 1 कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ से आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि किस, इस तरह से आप लेटर रख सकते हैं, इस तरह से आप वो वर्ड्स जो बच्चे रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे वो रख सकते हैं। ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं ना कि जिनको संडे मंडे के बच्चों को नहीं पता चल रहा वो रख सकते हैं। यानी कि ये आपकी वो एक्टिविटीज़ हैं जो जिसमें आप अभी कार्ड्स एंड काउंटर वाली मैंने खुद की है। आप किसी बच्चे को बोला 1 के साथ 1 रखो, 2 के साथ 2 रखो, 3 के साथ 3 रखो, 5 के साथ 5 रखो। ये तमाम वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चे को फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन? ये समझ आई कैसे करवाएंगे रिकग्निशन, समझ आ गई? ठीक है, मतलब आप इस तरह के लेटर्स, जिन लेटर की रिकग्निशन नहीं हो रही वो नॉर्मली हम सर्कल करवाते हैं ना, आप इस तरह से ही करवा सकते हैं। ये मैंने जब लिए थे सारे मुझे कहते हैं क्यों लिए? मैंने कहा आपको नहीं पता, बच्चे इतना एंजॉय करते हैं ना इसको। मैं तो बड़े नंबर्स मेरे पास है, मैं वो ज़मीन पे डाल देती हूँ ना, वो यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं, वहाँ से यहाँ भाग रहे होते हैं उसको हिट करने के लिए ना, क्योंकि वो तो आपने दोनों को यहाँ खड़ा किया फिर वापस बुलाते हैं ओके हिट द नंबर 7, तो भाग के जाते हैं। ये आपकी फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव दोनों है। ठीक है, मतलब फिजिकली बच्चा इन्वॉल्व है और ब्रेन भी उसका वर्क कर रहा है। क्लियर? चलें, देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट की मैंने भी आपसे पहले आपको बताया है कि आपने बच्चों की एक और मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैं इसकी बास्केट यहाँ रखते हैं। नाउन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? Noun is the name of a person, place or for example लाहौर, चेयर, टेबल, कायदे आज़म। अच्छा, मैंने इसलिए आपसे डिफ़ाइन भी करवाया है, इसलिए आपसे डिस्कस किया है कि देखिए याद रखें कि जब मैंने जब नाउन याद किया था ना, तो मैंने भी नाउन ऐसे ही याद किया था। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, लाहौर, टेबल, चेयर। मैंने मैट्रिक किया है आई थिंक 94-95 शायद। ठीक है, आपने कब मैट्रिक किया? 15। ठीक है, तो आपने भी वही डेफिनेशन बोली जो मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो अच्छा, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो क्या बादशाही मस्जिद, लाहौर, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म के अलावा कोई नाउन नहीं है? तो वाई वी आर लिमिटेड टू दीज वर्ड्स, दीज नेम्स ओनली? इसको हम डिफाइन, अब मैं जो डिफिनेशन करवाती हूँ मैं कहती हूँ नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग। मैंने बच्चों को एक एक्टिविटी दी कि यू जस्ट हैव टू टेल मी कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम ना हो। आप मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ जिसका नाम ना हो।
जो नज़र नहीं आती हवा उसका नाम भी है, जो रोशनी नज़र नहीं आती वो भी है, जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। तो क्यों हमने लिमिटेड कर दिया, अपनी डेफिनेशन को लिमिटेड कर दिया ना, और एग्जांपल देके और लिमिटेड कर दिया। जब आप कहेंगे नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, अब इसे देखिए 1000 नाउन तो इस कमरे के अंदर है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि विजन को ब्रॉड करना है हमने। लैंग्वेज डेवलप तब होगी जब आपका विजन ब्रॉड होगा। अच्छा, वर्ब क्या है? which shows action, for example, ठीक है। अब इसमें भी यही है कि every action is verb, any action, every action, कोई भी एक्शन आपका है वो आपका वो है वर्ब है, ठीक है। अब एक्शन में सिर्फ ड्रिंकिंग, स्पीकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग तो नहीं है ना, जंपिंग, हॉपिंग, स्माइलिंग, लॉट्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, ठीक है। अच्छा, देन आप आ जाते हैं जी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन ऑफ द थिंग्स, किसी भी चीज़ की कोई भी पोजीशन है, दैट इज़ प्रपोजिशन, ठीक है ना। इन है, ऑन है, अंडर है, नेक्स्ट टू है, ठीक है, दैट इज़ प्रपोजिशन। देन कंजक्शन, टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है या टू सेंटेंसेस को करता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट, सॉर और स्वीट, ठीक है। दिस इज़ अ कैट एंड द कैट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। एंड अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज, हाँ, ही, शी, इट जो है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ नाउन जो हम लगाते हैं दैट इज प्रोनाउन, ठीक है। एडवर्ब इसको मज़ीद इन्हांस करता है ना, वर्ब को इन्हांस करता है। अगर ही इज़ रनिंग फास्ट, फास्ट जो है वो एडवर्ब आ गया, भाग तो रहा है लेकिन तेज़ भाग रहा है, ठीक हो गया। और इस तरह से इंटरजेक्शन, एक्सप्रेशन। अच्छा, आपको अगर मैं कहूँ कि ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आप प्ले ग्रुप से करवाना शुरू कर दें तो क्या कहेंगे आप? मिस फौजिया को क्या हो गया? प्ले ग्रुप में पार्ट्स ऑफ स्पीच आया ना माइंड में? देखिए, ऑलरेडी हम ये करा रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसको लैंग्वेज में लेकर आना है। कैसे करा रहे हैं हम एप्पल, एक्स, एंट करा रहे हैं। अभी मैंने आपको जैसे कहा, आपने पिक्चर निकाली, आपने उसको बताया कि दिस इज़ एप्पल, इट्स एन एंट, वहाँ पे आपने वोकैबुलरी दे दी। अब आपने कहा बॉय इज़ हैप्पी, गर्ल इज़ सैड, आपने एक्सप्रेशन बता दिया, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करना है, ठीक है। अब ये पिक्चर है और आपने माइंड में पार्ट्स ऑफ स्पीच रखना है। अच्छा, जो ये है इट कहाँ यूज़ होता है? इट, ये मैं भूल गई थी, आर्टिकल भूल गई थी। इट कहाँ यूज़ होता है? इट किसके साथ यूज़ होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो कैट के साथ क्यों यूज़ होता है? इट इज़ अ कैट, लिविंग थिंग है, तो इट क्यों यूज़ होता है इसके साथ? फिर याद रखिएगा, इट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी एनिमल है और आपको उसका नहीं पता कि वो ही है या शी है, तो उसके लिए आप इट यूज़ करेंगे। अब मेरे घर में कैट है तो मैं उसको इट नहीं कहूँगी, मैं उसको शी कहूँगी। शी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, शी इज़ ईटिंग, क्योंकि मुझे श्योर है कि वो फीमेल है, ठीक है। वो एनिमल जिसकी आपको नहीं पता कि वो ही है या शी है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इट। इज़ इट क्लियर? कोई भी एनिमल, इट जो है इसलिए यूज़ होता है एनिमल्स की जगह। एनिमल्स पे कैट है, डॉग है, कोई भी आपको नज़र आता है, आपको नहीं पता कि वो ही है या शी है, तो आप उसको उसकी जगह इट यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप यही चीज़, जब आपको पता होगा कि जी ये शी फीमेल है या मेल है, तो वहाँ पर आप उसको ही और शी यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? ठीक है। और द और दी का कोई कॉन्सेप्ट है आपको? द कहाँ यूज़ होता है, दी कहाँ यूज़ होता है? दी जो है ना, दी प्रॉपर नाउन नॉर्मली जिसको हम कहते हैं, जो वो चीज़ है जिसको आप स्पेसिफाई कर देते हैं। आपने दी बैंक ऑफ पंजाब सुना होगा ना, दी एजुकेटर्स, द एजुकेटर्स नहीं है ना, दी एजुकेटर्स है, दी बैंक ऑफ पंजाब, ठीक है।
तो ये क्या है कि वो चीज़ें जिनको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफिक है या प्रॉपर नाउन है, उनसे पहले दी यूज़ होता है, बाकी आपका द यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और ए और एन का तो यूज़ पता होगा। जो है वो यूज़ होता है बिफोर बाउल एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब मैं आपसे कहती हूँ कि दिस इज द पिक्चर एंड वी हैव टू यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इट। सबसे पहले हम नाउन्स की बात कर देते हैं। व्हाट वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, गर्ल, बॉय, एप्पल, एंट, और फ्लावर है, जैम है, हनी बी है, ये सारे क्या है, नाउन हो गए। ठीक है, अच्छा अब मैं कहती हूँ ओके नाउ इसके साथ अच्छा एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होता है, कलर, शेप, साइजेस, ये हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि इन्हीं चीज़ों के साथ एडजेक्टिव यूज़ कर दें। तो एंट के साथ क्या एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, स्मॉल एंड ब्लैक एंट, स्मॉल एंड ब्लैक एंट। एप्पल के साथ क्या एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, रेड एप्पल या स्वीट एप्पल। बॉय के साथ हैप्पी बॉय, सैड गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल या ब्यूटीफुल हैंडसम बॉय। तो ये क्या है, एडजेक्टिव यूज़ हो गया। नाउन से हमने एडजेक्टिव यूज़ कर दिया। अब हम कहते हैं अच्छा वर्ब इसमें करें, एक्शंस बताएं। तो क्या, ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, ईटिंग है, फ्लाइंग है। ठीक है, सिटिंग है, गर्ल सिटिंग है। तो अब इसको मैं वही कहती हूँ कि चलो एक जुमला हम बनाते हैं कि हमने इस बॉय को देखा हमने पहले नाउन बता दिया बॉय और हमने एप्पल बता दिया रेड। द स्मार्ट बॉय या द हैप्पी बॉय इज ईटिंग अ एप्पल या एन एप्पल, ईटिंग एन एप्पल। तो इसमें क्या क्या आ गया, इस एक सेंटेंस में क्या आ गया, ठीक है। अब मैं कहती हूँ अब कंजक्शन रह गया, इंटरजेक्शन रह गया। ठीक है, और द बॉय हु इज़ ईटिंग एन एप्पल इज सिटिंग वेरी नाइसली एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी। तो क्या क्या यूज़ हो गया, कंजक्शन यूज़ हो गया, एडवर्ब यूज़ हो गया, नाइसली हो गया ना, एडवर्ब भी हो गया। ठीक है, अब मैं कहती हूँ इसी एक सेंटेंस में हमने ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड करने हैं। ठीक है, वाओ, द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द ग्रास इज ईटिंग एन एप्पल एंड ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड ही इज सिटिंग वेरी नाइसली। अब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके एक सेंटेंस में आ गया। आपका काम सिर्फ ये है, जब आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, उस लेवल तक, ग्रेड 3 या 4 है, जहाँ तक भी आप हैं, आप अपने बच्चों को इस तरफ ले आएँ, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ ले आएँ। रट्टे लगवाने से ज़्यादा, डेफिनेशन लर्न करवाने से ज़्यादा इसके यूजेस की तरफ ले आएँ। इज इट क्लियर? क्या करना है, यूज़ करना है इसको। ठीक है, लैंग्वेज में यूज़ करना है। और ये प्ले ग्रुप से शुरू कर दें। प्ले ग्रुप है फॉर एग्जांपल आप क्लास में आए बच्चों को और आपने देखा कि अच्छा जी क्लास में जो है ये पिंक कलर का, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या पता नहीं मुझे, इस टॉय का, इन टॉयज़ के नेम्स मुझे नहीं आते चलिए एलिफेंट है, जिराफ कर लेते हैं, जिराफ। ठीक है, यहाँ पे जिराफ। और आज आपने कहा कि मैंने आज प्ले ग्रुप को लैंग्वेज डेवलप करनी है और जिराफ को देके तो मैं कहूँगी व्हाट्स दैट। अच्छा मुझे बताएं, एक और चीज़ बताएं, एक और आपसे कॉन्सेप्ट ले लेती हूँ। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ मार्क। व्हाट इज़ दिस? दिस का मतलब क्या है? ये। और ये का मतलब द थिंग विच इज़ नियर टू यू। तो ये आपके पास है, तो क्या होगा, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग इन अवर क्लासरूम्स। ठीक है, तो मैंने अभी वो दैट कह के मुझे याद आ गया ना कि जब आप बच्चे को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, तो दिस और दैट का कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि हम यहाँ से कहते हैं व्हाट इज़ दिस, बच्चा वहाँ से बैठ के कहते हैं दिस इज़ अ बोर्ड। व्हाट इज़ दिस इज़ अ मार्कर। नो, ठीक है ना। तो ये दिस मेरे पास है, दिस द थिंग विच इज़ नियर टू मी, दैट जो आपसे दूर है। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ अ चेयर। व्हाट इज़ दिस? व्हाट्स दैट? व्हाट्स ऑन इन योर हैंड, आपके हाथ में। अब आप दिस इज़ अ फाइल, दिस इज़ अ फाइल। ठीक है, जो चीज़ आपके पास है ये दिस इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपने बच्चों के, अब क्योंकि मैं वो स्टार्ट कर से मुझे याद आ गया कि दिस और दैट का कॉन्सेप्ट। ओके, व्हाट्स दैट? दैट इज़ अ जिराफ। कैन यू प्लीज टेल मी द कलर ऑफ दैट जिराफ? द जिराफ इज
yellow and green in color. Okay. What? Can you please tell me what this giraffe eats? Grass. It eats grass. And is it tall or short? Tall. It's a tall animal. And can you keep them in home? No. No, we can't keep them in home. देना है मैंने 10 फॉर एग्जांपल 15 मिनट मैंने बच्चे को लिखवाना है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट जो है वो अपनी, अगर फॉर एग्जांपल 35 मिनट्स, तो यहाँ पर जो आपका है ना 5 मिनट का आपका लेक्चर है, वो आपने क्या पहले प्रिपेयर किया हुआ या क्लास में जाके आप सोच रहे हो? अब आप लोगों को एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोगों का जब आएगा मटेरियल आपके पास, लेसन प्लान्स वगैरह, तो उसको एक दिन पहले देख के उसकी मटेरियल, उसकी चीज़ें, प्रॉब्लम कब आती है जब बच्चे काम कर रहे होते हैं और वो लेट हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं करते, उसका क्या तरीका है? असल में प्रॉब्लम वो है ना, मैं ये करती थी कि अगर आप लोग हर क्लास में एक टीचर होती है, एक क्लास में एक टीचर होती है, और स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है सबसे ज़्यादा किसी क्लास में बच्चे? 23, मतलब 25 तक नॉर्मल एक होता है, यू कैन मैनेज ना। अब इसमें जो आपने करना है ना बच्चे, आपने जब अपना टास्क करवाया अपना, अगर आप 15 मिनट्स अपने लेक्चर का शुरू कर रख लो कि मैंने एक्टिविटी करवानी है या मैंने कोई ओरल करवाना है, उसके बाद आपने बच्चों को रिटन टास्क दे दिया। अब बच्चे ने राइटिंग स्टार्ट की तो आपने क्या किया, एक मार्कर हाथ में ले लिया, टेबल्स ऐसे है ना जिस पे लिख सकते हैं और इरेज कर सकते हैं, एक पेन जो आपका चेकिंग वाला है, आप गए, आपने देखा इसमें सारा ठीक लिखा, रेड पेन से साथ साथ टिक करते गए, कोई स्टार, एक स्टार दोगी वो उसकी तेज़ी और बढ़ जाएगी। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारा बच्चा काम कर रहा था, हम राउंड ले रहे होते हैं, बस देख रहे होते हैं अब इसका काम कंप्लीट होगा, जब सारी कॉपियाँ कंप्लीट होती है फिर वो कॉपियाँ चेक करने में प्रॉब्लम। आप अपनी हैबिट बना लें कि क्लास टाइमिंग में राउंड लेते लेते अपना रेड पेन से आधे ज़्यादा, और वहाँ पे जो बच्चा जहाँ गलती करे वहीं पे टेबल पे उसको करेक्शन करवा के कि ऐसे नहीं ऐसे, आपको यकीन करेंगे मैं 45 मिनट्स में अपना काम करके चेकिंग करके कॉपीज़ रख लेती थी, क्योंकि आपको बच्चों को फास्ट करना है, आपकी स्पीड जितनी फास्ट होगी आपका बच्चा उतना फास्ट होगा, ये अब आपका काम है। मेरी बात समझ आई? नॉर्मली होता है ये कि हम अपने बच्चों को मतलब वेट कर रहे होते हैं, काम सारा ख़त्म कर लें तो हम देखेंगे करेंगे, तो ऐसा ये चीज़ें फिर आपको प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें इस टाइम पे अपने बच्चों को एक जो काम के टाइम पे ही उनको करेक्ट टिक भी करते जाए, करेक्शन भी करते जाए, ठीक है ना। आप देखें कि आपका वो काम जो आधा घंटा लगता है वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और वो जो स्टार टेबल पे दे दे, स्टार बोर्ड पे दे दे, वाह जिस 3 ने ख़त्म किया ये 3 के स्टार आगे, 1 2 3 नाम ले लो, अली हुमा और जो भी व्हाटएवर देज, ठीक है। तो आप देखिए कैसे आते हैं। मैंने भी पिछले दिनों क्या किया था, मैं ना एक फेस बना देती थी क्लास में, ठीक है, कि आपकी क्लास में सन आया, सन देखने आया, ये आपको डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। कि मैं कहती थी कि सन आया और सन देखने आया कि आप कितनी जल्दी काम करते हैं ना, लेकिन अब ये एट द एंड सन हैप्पी होके जाएगा कि सैड, बस ये मैं छोड़ देती थी। अब बच्चे कहते हैं इसको हैप्पी करें, मैं कहती हूँ आप काम फिनिश करेंगे तो हैप्पी होगा ना,
अब वो फटाफट करके टीचर हो गया फिनिश, हैप्पी कर दे। 2 ने किया, मैं कहती थी थोड़ा करते 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 पूरी क्लास आप यकीन नहीं करेंगे। और अगर नहीं करते थे बेल होगी कभी तो मैं कहती थी ये तो सैड हो गया। बच्चे कहते नहीं, सैड फेस बर्दाश्त नहीं करते वो। आपको ना अपनी टीचिंग में ना थोड़ा सा अपने आप को बच्चों के साथ एक अटैचमेंट ज़रूर क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप अटैचमेंट नहीं करेंगे ना तो फिर आप फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। और टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप प्री प्लान्ड क्लास में जाएं। बहुत दफ़ा हमारा ही टाइम भी वेस्ट हो, ओहो क्या करवाना था, वो तो मैं वहाँ भूल गई, वो तो उस क्लास में रह गया। आप अगर अपना थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज करेंगे बहुत मज़ा आएगा। ये जॉब बहुत मज़े की है, याद रखिएगा। टीचिंग बहुत मज़ेदार चीज़ है। बच्चों के चेहरे, बच्चों की आवाज़ें, बच्चों की खुशियाँ, उनकी स्माइल, ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय कराती है। ठीक हो गया? और किसी ने कुछ पूछना हो? क्लास में एक ही हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं वाओ हैप्पी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसी को सैड फेस बना लेते हैं। इससे अच्छा तो हम लोग मतलब घर जो जाना है, इससे अच्छा हम लोग यही पढ़ लेते हैं, हम लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कुछ भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस चीज़ को इंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ क्लास होती है लेकिन उसको मतलब वो इंजॉय नहीं कर रहे थे, तो उनको भी उनके जैसा मतलब कि कैसे। देखिए ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप टीचर पे डिपेंड करती है। ठीक है सर, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बस अब क्वेश्चन आंसर्स है। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और दूसरा वो हमने पेरेंटिंग पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। अगर 2-3 मिनट रुक जाएं तो बस मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि पेरेंट्स के साथ आपने डीलिंग जो करनी है ना, उसमें ये याद रखिएगा जो आगे आपके सामने जो पेरेंट है ना, वो उस बच्चे का भी उतना ही पेरेंट है जितनी आप उस बच्चे की पेरेंट है। ये बात मैंने आपको सबसे पहले दिला दिया हुआ है। कभी भी कंप्लेनिंग मोड में मत जाएँ। कंप्लेनिंग मोड में आप गए तो पेरेंट आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपनी बच्चे की बात करती हूँ, जो माएँ वो अपने बच्चे की बात करें। अगर आपको टीचर आके कहती है कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इसलिए तो क्लास में बैठता ही नहीं है, तो डिसहार्ट पोजीशन है। ठीक है, तो आप लोगों का ना ये जो रिलेशन क्रिएट करना है ना, ये पेरेंट्स के साथ भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप समझते हो कि आपका बच्चा। और याद रखिएगा, आपकी और पेरेंट की जहाँ पे बॉन्डिंग हुई, बच्चे में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी, बच्चे में भी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी और सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। कि वो कहेंगे कि इन लोगों को सिर्फ फीसों का नहीं, इनको हमारा बच्चा, इसको 2 दिन बच्चा स्कूल ना जाए, तीसरे दिन कॉल करके तो देखें पेरेंट आपको कैसे वेलकम करता है। यार मेरे बच्चे के लिए कॉल की टीचर ने, पता चलता है जी बच्चा नहीं आया, बीमार है, एक मैसेज कर दे कैसा है, माँ की तबीयत ख़राब है, आप मैसेज करके मदर से पूछ लें आप ठीक हैं, खैरियत से। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए पेरेंट को डील इस तरह से करें जैसे कि वो आपके ही बच्चे के माँ बाप हैं। जिस दिन आपने इन बच्चों को ओन कर लिया ना, जिस दिन आपने इन बच्चों को वो कर लिया, ग्रिप कर लिया ना, आप यकीन करें आपकी अपनी भी कामयाबी है, आपके सिस्टम की भी कामयाबी है, आप मतलब बच्चे की तो है ही है। जब वो दो लोग मिलकर एक प्रेशर देंगे ना बच्चे को ग्रूमिंग की तरफ, उसकी हर अच्छी बात, कभी भी देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा कि फ़ौरन से आते ही जी ये मसला, इसको लिखना नहीं आता, इसको पढ़ना नहीं आता। आप क्यों कहें, आप ये कहें आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मुझे थोड़ी सी आपकी भी हार्ड वर्क चाहिए, मैं इतनी देर देती हूँ, आप भी थोड़ा इतनी देर दें, मैं ऐसे करा रही हूँ, आप भी ऐसे करा दें। ठीक है, या आपको लगता है पेरेंट कहते हैं जी घर में तो बहुत अच्छा, आप उनसे कि आप कैसे कराती हैं, मैं भी वैसे करा देती हूँ। आपको और आपके पेरेंट को एक पेज पे आना पड़ेगा। आप एक पेज पे नहीं आएंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। जिनको बुला रहे हैं वो जा सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। मैम हम लेसन प्लान बनाते हैं कि उसके बाद इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, जैसे नहीं कर पाते, उनका लेवल तक है। देखिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हाँ जी, नंबर ले, मेरा नंबर मैं अभी सर को भी दे देती हूँ। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, GMC आएगा। आप लोगों के मैं ये वीडियोस वगैरह सर से भी कहती हूँ भिजवा देंगे आप सबको, ठीक है। और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों के लिए प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा अपनी एक्टिविटीज़ करवा के, मुझे व्हाट्सएप करें, अपने बच्चों को जो कुछ करवाएं, कोई अच्छी बात सिखाएं और डेली की एक अच्छी बात ज़रूर उनको सिखाएं। सच बोलना है या जो भी आपने सिखाना है अपनी क्लास में, मतलब लाइन अप करना, एनवायरनमेंट की केयर, हर चीज़ पे फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस मत करें। एक तो ये होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे को पढ़ना आ गया काफ़ी नहीं है, आपके बच्चे की टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप पे लाजिम है, बीइंग अ स्पिरिचुअल पेरेंट, ठीक है।
आई थिंक आप लोग समझ गए अब। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या आप लोगों की कोई जी हाँ सॉरी अच्छा हाँ, आप लेसन प्लान के देखिए, लेसन प्लान में ना एंड में एक लिखा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लेसन, कि हाँ जी जो मैंने लेसन करवाया है मेरे बच्चे सारे जो है वो नहीं कर पाए हैं, तो उसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं कि मेरे जो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास के बच्चों के 60% की अंडरस्टैंडिंग होगी है, 40% अभी रहते हैं। तो जब आप वहाँ पे लिख लेते हैं उसका मतलब होता है कि आपको एक पीरियड और रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट डे जब आपका वार्म अप का टाइम होता है ना, जब अपनी चीज़ों को रिवाइज कर, तो आप उन 40% बच्चों को सामने रख के चीज़ों को रिवाइज करवाएं, फिर आप बाकी 60% की तरफ मत देखें। और ये भी अगर आप कहते हैं आपका कोई एक पीटी पीरियड है, कोई आपका ऐसी ब्रेक है, कोई उनको ब्रेक के टाइम पे कोई स्वीट चॉकलेट्स रख दें उनके लिए, ये नहीं कि पनिशमेंट के तौर पे ना बिठाएं उनको कि आपकी ये चीज़ रह गई थी ना, मैं आपको करवाती हूँ, मैं आपको चॉकलेट दूँगी या मैं कोई आपको स्टार दूँगी या कुछ भी, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दें। और ये ना मैं आपको हकीकत बताऊँ, मैं जब टीचर थी तो मैं अपनी बात इसलिए करती हूँ, मैं बड़े कॉन्फिडेंस कि मेरा ना 100% रिजल्ट होता था। कोई एक आध बच्चा होता था जो खुदा ना खास्ता फिजिकली इसको कोई मसला होता था तो प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे सारे कहते थे कि हाउ इट्स पॉसिबल कि तुम्हारे हर बच्चे, क्योंकि मैं ना चाहे कई मतलब अगर हमारा 12:30 ऑफ टाइम होता था, मैं उनके पेरेंट्स से कहती आप इसको 1 बजे लेने आए, आप इसको 1:30 बजे लेने आए, मैं पर्सनली देती थी टाइम, और यकीन करें बच्चे कर लेते हैं। और जो नहीं कर सकता खुदा ना खास्ता उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी, कोई उसकी वीकनेस होगी या नहीं होगा, वो फिज़िकली ठीक नहीं होगा। अदरवाइज़ हर बच्चे पे आप मेहनत करते हैं तो बच्चे आपको रिस्पॉन्स देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना जी। और कोई सवाल? बस कोई क्वेश्चन नहीं है? इंग्लिश उर्दू मैथ्स को हमने ले लिया, वर्ल्ड अराउंड मी का आपको मैंने बता दिया, जो भी सिखाएं अपनी सराउंडिंग से सिखाएं। आर्ट्स में जो जी मैंने आपसे कहा ना उनको अपने साथ वो बनाए ना, उनको यूज़ कर। देखिए क्लास में हमेशा कोशिश करें ग्रुप्स बनाएं, अपनी क्लास में ग्रुप्स बनाएं। अगर 20 बच्चे हैं ना तो 5-5 बच्चों के ग्रुप्स बना लें। उन 5-5 बच्चों में से आपने 2 टॉपर्स रख दिए, 2 एवरेज रख दिए, एक आध बिलो एवरेज रख दिया। अब वो जो टॉपर है ना उनसे कहें कि इनको लर्न करवाएं, इनकी राइटिंग का इनकी चेक करो, काम ठीक किया है, ये किया, उनको बिज़ी करें, यहीं पे हेल्प करना सिखाएं ना उनको। टाइम वेस्ट करके लोगों का टाइम ज़ाया ना करें, मुश्किल ना बने, हेल्प करना सीखें, ठीक है ना। तो बिज़ी करें उनको, मसरूफ़ करें अपने साथ। मैंने अभी कहा ना उनको राइट हैंड बनाएं अपना, यू आर जस्ट लाइक माई राइट हैंड, आई कैन डू नथिंग विदाउट माई राइट हैंड। सपोर्ट मांगे उनसे, ठीक है जी। बस और कोई सवाल, कोई चीज़, कोई बात? देखिए ये आपकी हैंडलिंग है, इसको मैं यही देखिए पहले जो था ना वो नहीं। अब जब आप अपना एक लविंग एटमॉस्फेयर देंगे ना, आप कहेंगे जी आपकी क्लास में से अगर इस तरह का मिसबिहेव का अगर कोई भी पॉइंट जाता है बाहर तो मेरे पॉइंट्स कटते हैं। मैं अब कहती थी ना बच्चों को कि कर ले, छोड़ जितना करना है, गेट दरवाजे से बाहर आवाज़ आएगी आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मिस फौजिया के पॉइंट्स कम हो जाएंगे, 10 में से 9 हो जाएंगे। और एक दफ़ा आके मैं अपनी प्रिंसिपल से भी कहती आप आके कह दें मिस फौजिया आपकी क्लास में से बहुत शोर हो रहा था, बहुत मिसमैनेजमेंट थी, आपके पॉइंट्स कम हो गए। तो बच्चे कहते नहीं। मैं आपको हकीकत बताऊँ, एक दफ़ा क्या हुआ पेपर्स हुए तो मेरे बच्चों ने राइटिंग, सब ने मुझे कहा कि राइटिंग इन्होंने गंदी की है। फर्स्ट टर्म था ना तो बच्चों ने राइटिंग बड़ी अनटाइडी की। तो मुझे उनका कि आपके बच्चों की ना राइटिंग थोड़ी सी अनटाइडी थी, क्योंकि हम इन्विजिलेशन हम नहीं करते थे ना, केजी क्लास में लेती थी। तो जिस क्लास को मैं पढ़ाती थी ना तो मैंने पढ़ाया बस, लेकिन जब पेपर तो मैं नहीं होती थी, वहाँ किसी और की ड्यूटी होती थी। तो मैं होती तो बच्चों को कहती राइटिंग ठीक कर, उन्होंने कहा भी नहीं, बच्चों ने गंदी कर दी। तो सेकंड टाइम जब हुआ ना मैंने उनको आके बताया, मैंने कहा आपको पता मुझे डांट पड़ी है। क्यों डांट पड़ी मैम? मैंने कहा उन्होंने कहा है कि आपने ना पेपर में राइटिंग बहुत गंदी की थी, तो लेकिन आपको तो कसूर नहीं है ना, मैंने आपको गंदा कराया था। नहीं टीचर आपने तो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट जब सेकंड टर्म होने लगे तो मंथली भी टेस्ट होते थे, तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, मुझे डांट ना पड़वाइएगा फिर लास्ट टाइम की तरह। तो 2 बच्चे आप फिक्र ना करें, इस दफ़ा आपको डांट नहीं पड़ने देंगे, वादा करो सब डांट नहीं पड़ने देंगे हम। सारे बच्चे नहीं हम आपको डांट नहीं पड़ने। केजी क्लास के बच्चे आप यकीन करेंगे, मैं जब पेपर था ना उनका, मैं पास से गुजरी, मुझे टीचर ने बुलाया, कहती तुमने क्या किया इन बच्चों के साथ? मैं कहती है ज़रा सा थोड़ी देर बाद, ये दोनों वो ट्विंस भाई थे ना सेम शक्ल के, एक पीछे बैठा था एक आगे, थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाते थे राइटिंग गंदी नहीं करना, राइटिंग गंदी नहीं करना। यानी कि क्लास में वो रिमाइंडर दे रहे थे बार बार कि राइटिंग गंदी नहीं करना, मिस फौजिया को डांट नहीं पड़ने देंगे।
और यकीन करेंगे, कहती है मैं हैरान हूँ मिस फौजी कि आपने किया क्या इन बच्चों के साथ कि ये एक तो 2 आवाज़ें लगाते हैं, फिर वो कहते थे नहीं मैं अच्छी कर रहा हूँ, फिर बताते थे एक दूसरे को ना कि पेपर के टाइम पे मैंने कहा तो आप डिस्टर्ब हो रही हैं, आप डांट दें, कहते नहीं नहीं मैं एंजॉय कर रही हूँ, कि इतने कंसर्न है बच्चे आपके, ये सिर्फ अटैचमेंट की वजह से, अदरवाइज़ नथिंग, ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो कि उसके बाद वाकई उन्होंने पेपर ऐसे मतलब नीट एंड क्लीन और इतना मतलब कॉन्शियसली किया, और केजी के बच्चे यार बहुत बड़े भी नहीं हैं। सिर्फ आपसे कहूँगी कि जब आप एक रिलेशन क्रिएट कर लेंगे ना बच्चों के साथ, और सबसे जो आपकी कामयाबी है वो वही है कि आपका पेरेंट और बच्चे के साथ